अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। हमने क्लास 12 बायोलॉजी शुरू की है, ग्रेड 12 बायोलॉजी हमने शुरू की है। नेशनल बुक फाउंडेशन का मैं कोर्स फॉलो कर रहा हूं, जो न्यू बुक 2025 में आई है उसके कंटेंट्स को मैं फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूं। हमने चैप्टर नंबर 1 शुरू किया है। आप लोगों का जो चैप्टर नंबर 1 है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, और हमारी जो आज की डिस्कशन होगी ये इस चैप्टर नंबर 1 का आखिरी लेक्चर है। इसमें हम पैंक्रियास के हवाले से डिस्कस करते हैं कि पैंक्रियास का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है। फिर हमने डिस्कस करना है कि इस पैंक्रियास के जो फंक्शन है वो कौन से हार्मोन्स रेगुलेट कर रहे होते हैं। सो इस लेक्चर के 2 कंपोनेंट्स होंगे, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके अंदर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप लोग बुक से ख़ुद नहीं कर सकते। छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं और मैं चाहता हूँ मैं आप लोगों का जो अटेंशन है उस तरफ लेके जाऊँ ताकि आप लोगों को परमानेंटली ये याद हो जाए। तो इससे पहले हमने लिवर के बारे में डिस्कस किया था, स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब हम डिस्कशन कर लेते हैं पैंक्रियास के स्ट्रक्चर और फंक्शन के हवाले से। मैंने इसके नोट्स बनाए हैं, कुछ फ्लो चार्ट्स भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं, तो आप लोग कोशिश कर ले इसको अच्छे से सुन ले। सबसे पहला पॉइंट मैंने पैंक्रियास के हवाले से नोट किया है कि इट इज़ अ फिश शेप्ड या लीफ शेप्ड भी आप लोग बोल सकते हैं, स्पॉन्जी grayish pink organ that stretches across the back of abdomen behind the stomach। आप लोग बाकायदा इसका डायग्राम बना चुके हैं सेवरल टाइम। आप लोग स्टमक का डायग्राम और स्मॉल इंटेस्टाइन का डायग्राम देख चुके हैं। अगर मैं आप लोगों को बुक वाली डायग्राम दिखाऊं तो ये जो सी शेप पोर्शन आप लोग देख रहे हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन का इनिशियल पोर्शन है, जिसको हम बोलते हैं डेवडेनम या ड्वाडेनम। और इसमें ये जो येलो पोर्शन आप लोग देख रहे हैं, इस पूरे के पूरे येलो पोर्शन को हम पैंक्रियास बोलते हैं, जिसका अपीयरेंस आप लोगों को एक फ़िश की तरह दिखता है, या दूसरे अल्फाज में आप लोग बोलेंगे समहाउ इसका अपीयरेंस लीफ की तरफ लीफ के जैसा आप लोगों को दिखता है। और यहाँ पर अगर आप लोग कंसिडर करेंगे तो इस एरिया में क्या मौजूद होता है, स्टमक मौजूद होता है। सो इसी वजह से डिस्कस किया है कि ये बिहाइंड स्टमक होता है। तो पहली बात आप लोगों को ये पता होनी चाहिए। इट वर्क्स एज अ डबल ग्लैंड आई प्ले एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन रोल। आप लोगों को पता होना चाहिए कि पैंक्रियास जो हमारा है उसको हम मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं या डबल ग्लैंड हम इसको बोलते हैं। इस वजह से बोलते हैं क्योंकि इन्होंने एंडोक्राइन रोल भी प्ले करना है। इसका मतलब हमारे लिए इन्होंने कुछ हार्मोन्स भी बनाने हैं। स्पेशली आप लोग डिस्कस कर चुके हैं और बाद में भी आप लोग पढ़ेंगे कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन कहाँ से बनते हैं, वो यहाँ पर पैंक्रियास से बनते हैं। तो जब ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन सिक्रीट करते हैं ये इसका एंडोक्राइन रोल हो जाएगा। लेकिन आप लोग डिस्कस करेंगे कि जब ये पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट कर रहा होता है, सो पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट होने की वजह से ये एक्सोक्राइन ग्लैंड हो जाएगा। आप सबको पता है 10th क्लास में आप लोग ने डिस्कस किया है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्ट लेस होते हैं, उसमें कोई ट्यूब नहीं होता, और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो डक्टेड ग्लैंड्स होते हैं, वो अपने सिक्रीशन डक्ट की मदद से कर रहे हैं। सो ये दोनों के दोनों काम कर रहा है। कुछ कंटेंट्स डक्ट की मदद से, ट्यूब की मदद से रिलीज़ कर रहे हैं, और कुछ कंटेंट्स आप लोग डिस्कस करेंगे कि वो ट्यूब की मदद से नहीं, डायरेक्ट ब्लड में रिलीज़ कर रहे होते हैं। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ हेड, अ बॉडी, a tail and is usually connected to the duodenum by 2 ducts। ये सिर्फ और सिर्फ इसके शेप के बारे में आपको बताया जा रहा है कि कॉमनली इसके शेप को हम 3 या 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मैंने जिस तरह बोला ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन है सी शेप डुओडेनम, जो आप लोगों ने डिस्कस किया था कि 20 to 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अगर आप लोग देखेंगे तो इसका ये वाला जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है इनलार्ज्ड, इसको हम हेड बोलते हैं। ये वाला जो पोर्शन आप लोग देख रहे हैं ये इसकी बॉडी है, और जो नैरो एंड आप लोग देख रहे हैं ये इसका टेल है। बीच में वैसे यहाँ पर नेक भी बनाया है, कोई मसला नहीं है। आप लोग बोलेंगे कि नेक क्या करता है, बॉडी और हेड को एक दूसरे के साथ क्या कर रहा होता है, कनेक्ट कर रहा होता है। द हेड इज़ expanded portion of the organ near the curve of duodenum।
इसके बारे में ये बोल रहे हैं कि हेड कौन सा पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है जो कि कहाँ पर मौजूद है, इस डुओडेनम वाले पोर्शन के साथ एक कर्व इसने क्या कर दिया है, बनाया है। ये पूरे का पूरा पोर्शन आप लोग देख रहे हैं डुओडेनम है और ये उसका एक्सपेंडेड पार्ट है, इसको हम बोलते हैं हेड। सुपीरियर टू एंड टू द लेफ्ट ऑफ द हेड आर सेंट्रल बॉडी, ये इसका जो सेंट्रल हिस्सा है इसको हम बॉडी बोलते हैं। एंड अ टेपरिंग टेल, टेपरिंग टेल का मतलब है कि यहाँ पर एक नैरो टेल होता है, टेपरिंग एंड हम ऐसे ही एक नैरो एंड को बोलते हैं। सो ये क्या है, ये इसके सिंपल स्ट्रक्चर के बारे में या आप लोग दूसरे अल्फाज में बोल सकते हैं शेप के बारे में कुछ बातें हैं जो कि आसान है। आगे मैंने लिखा है पैंक्रियास का हमने एक्सोक्राइन रोल डिस्कस करना है। एंडोक्राइन रोल हमने इस वजह से नहीं डिस्कस करना, इंसुलिन और ग्लूकागॉन का प्रोडक्शन हमने इस वजह से नहीं डिस्कस करना क्योंकि वो हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है, आगे चैप्टर आएगा जिसको आप लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ते हैं, उसमें हम इसका रोल डिस्कस करेंगे। हमने सिर्फ और सिर्फ इसका एक साइड डिस्कस करना है कि एक्सोक्राइन रोल इसका क्या है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पर कैसे एक्ट कर रहा होता है। लिखा है कि द एक्सोक्राइन फंक्शन ऑफ पैंक्रियाज इज टू सिक्रीट पैंक्रियाटिक जूस इनटू द डुओडेनम थ्रू द पैंक्रियाटिक डक्ट। मैंने जिस तरह आप लोगों को अभी बताया है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड हम उस ग्लैंड को बोलते हैं जो कि अपने सिक्रीशन किसी डक्ट की मदद से, किसी ट्यूब की मदद से रिलीज़ कर रहे होते हैं। सो यहाँ पर वही डेफिनेशन इन्होंने लिखा है कि पैंक्रियास का जो एक्सोक्राइन फंक्शन है वो क्या है। असल में इन्होंने पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करना है। पैंक्रियाटिक जूस कहाँ सिक्रीट करना है आप लोग डिस्कस करेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सिक्रीट करने हैं जूस को। स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पोर्शन में सिक्रीट करना है जूस को, आप लोग बोलेंगे डुओडेनम में या ड्यूडेनम में। किस चीज़ की मदद से आप लोग डिस्कस करेंगे, पैंक्रियाटिक डक्ट की मदद से। इसके अंदर यहाँ पर एक डक्ट मौजूद होता है और उस डक्ट की मदद से ये अपने कंटेंट्स यहाँ पर डुओडेनम में रिलीज़ करेगा। पैंक्रियाटिक जूस हैज़ टू मेन पार्ट्स। जो कंटेंट्स यहाँ से यहाँ आ रहे हैं उसके बारे में बोला जा रहा है कि उसके दो हिस्से हैं, दो उसके मेन पार्ट्स होते हैं या कंपोनेंट्स होते हैं। एक उसका एक्वस कंपोनेंट होता है और दूसरा उसका एंजाइमेटिक कंपोनेंट होता है। आसान अल्फाज में आप लोग बोलेंगे कि फ्लूइड कंपोनेंट होता है और दूसरा आप लोग देख रहे हैं उसमें एंजाइम्स मौजूद है। जो एक्वस कंपोनेंट है ये पैंक्रियास से रिलीज़ होंगे और आप डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर जो मेजर कंपोनेंट होता है वो बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं। बाइकार्बोनेट आयंस इस पैंक्रियाटिक जूस से क्यों सिक्रीट हो रहे हैं, क्योंकि आप लोग डिस्कस करेंगे कि वो पीएच को न्यूट्रलाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। एक मिनट के लिए यहाँ ज़रा देख ले। अभी आप लोगों ने डिस्कस किया है कि स्टमक यहाँ पर कनेक्टेड होता है किस चीज़ के साथ, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ कनेक्टेड होता है। स्टमक में आप लोगों ने डिस्कस किया है कि काइम बनता है और उसका पीएच इंतहाई ज़्यादा लो होगा, 2 to 3 pH होगा। वो काइम जब यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होगा तो जाहिर सी बात है वो तो मसला क्रिएट कर सकता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को डैमेज कर सकता है। सो इससे बचने के लिए, इसके इफ़ेक्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए पैंक्रियास डायरेक्ट क्या सिक्रीट कर देगा, पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट कर देगा। वो पैंक्रियाटिक जूस डायरेक्ट काइम के साथ मिक्स हो जाएगा और उसके पीएच को न्यूट्रलाइज कर देगा। सो एक्वस कंपोनेंट बाइकार्बोनेट ज़रूरी है आना। It protect the intestinal lining and provide the right pH for enzyme activity. So अगर हम स्टमक की बात कर दे तो वहाँ पर pH 2 to 3 होगा, लेकिन यहाँ पर pH 8 to 9 हो जाएगा। एक तो प्लस पॉइंट ये हो जाएगा कि इंटेस्टाइन का लाइनिंग, इंटेस्टाइन का इनर वॉल प्रोटेक्ट होगा, और दूसरा आप बोलेंगे यहाँ के जो एंजाइम्स है उसको एक ऑप्टिमम pH मिल जाएगा और ऑप्टिमम pH की मदद से वो वर्किंग करेंगे, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो 8 to 9 pH उनको चाहिए होता है, वो 2 to 3 pH में काम नहीं कर सकते। जो पैंक्रियाटिक जूस का दूसरा कंपोनेंट है वो एंजाइमेटिक कंपोनेंट है, इसका मतलब एंजाइम्स है।
इट कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स दैट ब्रेक डाउन ऑल मेजर टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मैंने आप लोगों को बताया ही कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट डाइजेशन प्रोसेस अकर हो रहा होता है। ये जो कंप्लीट डाइजेशन है इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन किसका है? पैंक्रियाटिक जूस का है। तो ये पैंक्रियाटिक जूस बाकायदा बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज़ करता है, वो सब कुछ डाइजेस्ट करेगा। 4 टाइप्स के एंजाइम्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है। उसमें से एक को हम बोलते हैं प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स, दूसरे को हम बोलते हैं एमाइलेज, तीसरे को हम बोलते हैं लाइपेज और फोर्थ को हम बोलते हैं डीएनएज एंड आरएनएज हम उसको बोलते हैं। ये जो एंजाइम्स है ये पैंक्रियाटिक जूस का हिस्सा होता है। हमने क्या करना है, इन सारे एंजाइम्स का क्विक एक फंक्शन डिस्कस करना है कि ये तमाम के तमाम एंजाइम्स क्या कर रहे होते हैं। जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स है, एमाइलेज है, लाइपेज है, डीएनएज है, वैसे इनके नेम से ही पता चल रहा है। प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स के नेम से पता चल रहा है कि ये किस चीज़ को डाइजेस्ट करेंगे, ये प्रोटीन का डाइजेशन करेंगे। लेकिन ये एक एंजाइम नहीं होता, आप लोग बोलेंगे ये असल में ज़्यादा एंजाइम्स होते हैं, जिसमें से एक को ट्रिप्सिनोजिन बोलते हैं, दूसरे को काइमोट्रिप्सिनोजिन बोलते हैं और तीसरे को हम प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज बोलते हैं। ये तीनों के तीनों आप लोग डिस्कस कर सकते हैं कि प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स है, प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। लेकिन ये तीनों के तीनों इनएक्टिव एंजाइम्स है। इसको अभी थोड़ी देर बाद देखना, एक्टिवेट करना पड़ेगा। ट्रिप्सिनोजिन भी इनएक्टिव है, काइमोट्रिप्सिनोजिन भी इनएक्टिव है, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज भी इनएक्टिव है, इनको एक्टिवेट करना पड़ेगा। एमाइलेज का तो आप सबको फंक्शन पता है कि ये क्या करता है, ये स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। किस हद तक? या तो आप लोग बोलेंगे माल्टोज के हद तक, या आप लोग बोलेंगे ग्लूकोज के हद तक। लाइपेज आप लोगों को पता है कि ये लिपिड्स को डाइजेस्ट करता है। किस चीज़ में? फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में। जबकि डीएनएज का आप लोगों को पता है कि ये डीएनए को डाइजेस्ट करेगा न्यूक्लियोटाइड्स में और आरएनए को डाइजेस्ट करेगा बी न्यूक्लियोटाइड्स में। इसका मतलब हो गया कि इन सारों का जो डाइजेशन हो रहा होता है वो कंप्लीट डाइजेशन हो रहा होता है पैंक्रियाटिक जूस की मदद से। आप लोग डिस्कस करेंगे एंजाइम्स की मदद से। अब मैंने यहाँ पर एक जिक्र किया कि ट्रिप्सिनोजिन, काइमोट्रिप्सिनोजिन और प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ये तीनों एंजाइम्स पैंक्रियाज रिलीज़ तो कर रहा है, लेकिन ये तो इनएक्टिव है। इसको क्या करना पड़ेगा? इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। सो ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि जब भी किसी एंजाइम के एंड पे आता है तो वो इनएक्टिव होगा। जिस तरह ट्रिप्सिनोजिन इनएक्टिव है, इसको अगर काम में लाना है तो इसको क्या करना होगा? ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करना होगा और ट्रिप्सिन इसका एक्टिव फॉर्म होता है। अब कौन इसको कन्वर्ट कर रहा होता है? जिस तरह हम पेप्सिनोजिन की बात करते थे तो मैं आप लोगों को बताता था कि पेप्सिनोजिन को कन्वर्ट कर रहा होता है पेप्सिन। इनएक्टिव में वो उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, इनएक्टिव से वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन हमने डिस्कशन करनी है कि यहाँ पर ट्रिप्सिनोजिन से ट्रिप्सिन कौन बनाता है। तो मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर्स में भी बताया था कि इसके लिए एक और एंजाइम आता है और उसको हम बोलते हैं एंटेरोकाइनेज। कहाँ से आता है? ये इंटेस्टाइन के वॉल से सिक्रीट होता है। ये वाला एंजाइम पैंक्रियाज से नहीं आता, ये इंटेस्टिनल जूस का हिस्सा होता है या इंटेस्टिनल ग्लैंड्स का हिस्सा होता है। सो इसका जो एक्टिवेशन है वो हमने डिस्कस किया है कि इसके लिए एंटेरोकाइनेज एंजाइम का आना होगा। जैसे ही ये ट्रिप्सिन एक्टिवेट हो जाएगा तो आप लोग डिस्कस करेंगे कि ये ट्रिप्सिन अब क्या करना शुरू कर देगा। ये मोर ट्रिप्सिनोजिन को एक्टिवेट करना शुरू कर देगा। इसी के साथ साथ आप लोग बोलेंगे कि काइमोट्रिप्सिनोजिन को एक्टिवेट करके काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देगा और प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज को कन्वर्ट कर देगा कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में। इसका मतलब हो गया कि ट्रिप्सिन ने फिर मज़ीद ये सारे के सारे एंजाइम्स को क्या करना है? एक्टिवेट करना है। जैसे ही ये सारे एक्टिवेट हो जाएंगे तो आप बोलेंगे कि प्रोटीन का डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो जाएगा? सिक्रीट हो जाएगा। जितनी भी पैंक्रियाज की डिस्कशन है अगर आप लोग वो देखेंगे तो उसके अंदर ये तमाम के तमाम जो फ्लो चार्ट्स मैंने बनाए हैं बिल्कुल इसी शेप में आप लोग बुक से रीड कर ले, एक एक पॉइंट रीड कर ले और ये साथ साथ मैच करते रहे। जहाँ जहाँ मसला है वो मुझे आप लोग मैसेज में पूछ लिया करें कि ये क्या, इसमें आपने जो बात की है ये कैसे है। सो बुक रीडिंग आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हमें ये तो चलो समझ आ गई है कि पैंक्रियाज से ये चीज़ें सिक्रीट हो रही है, ये एंजाइम ये करते हैं, ये एंजाइम इनएक्टिव है, एक्टिव है, एक्टिवेट होंगे एंड सो ऑन।
हमने थोड़ी देर के लिए ये डिस्कशन करनी है कि ये जो पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन है ये कौन कंट्रोल करता है, जो बाइल का सिक्रीशन है ये कौन कंट्रोल करता है। बाइल वाली डिस्कशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि गैस्ट्रिन हार्मोन स्टमक के वॉल के कंटेंट्स को रेगुलेट करता है, गैस्ट्रिक जूस को रेगुलेट करता है, तो हमने देखना है कि बाइल और पैंक्रियाटिक जूस को कौन रेगुलेट कर रहा है। वहाँ पर आप लोग बोलते थे गैस्ट्रिन हार्मोन आएगा, यहाँ पर हम कुछ और हार्मोन्स का जिक्र करेंगे। सो स्मॉल इंटेस्टाइन अलग है और स्टमक अलग है। सो हार्मोनल कंट्रोल ऑफ बाइल एंड पैंक्रियाटिक जूस। मैंने लिखा है कि द सिक्रीशन ऑफ बाइल एंड पैंक्रियाटिक जूस इज कंट्रोल्ड बाय टू हार्मोन बोथ रिलीज्ड फ्रॉम द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन या डुओडेनम। वहाँ पर आप लोगों को मैंने बताया था कि स्टमक के अंदर जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो डिफरेंट चीज़ों की मदद से होता है, और हार्मोन कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है, गैस्ट्रिन रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ आप लोग बोल रहे हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन हो रहा है बाइल और पैंक्रियाटिक जूस की मदद से, उसके लिए कुछ और हार्मोन्स आते हैं, और वो हार्मोन्स कहाँ बनते हैं, वो डुओडेनम में बन रहे होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि बाइल कैसे सिक्रीट हो रहा होता है, उसको कौन कंट्रोल कर रहा होता है, और उसके लिए हार्मोन्स कौन से रिस्पॉन्सिबल है। इस केस में गैस्ट्रिन हार्मोन नहीं होगा। सबसे पहला जो हार्मोन है वो है कोलिसिस्टोकाइनिन। When fatty acid enter the duodenum, endocrine cells in the intestinal lining release cholecystokinin। ये बात आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि CCK हार्मोन कहाँ सिक्रीट होता है। आप बोलेंगे इंटेस्टाइन के वॉल में सिक्रीट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये सिक्रीट हो रहा होता है। इसके बाद आप लोगों ने दूसरी बात याद रखनी है कि इसको स्टिमुलेट कौन कर रहा होता है। वहाँ पर आप लोग गैस्ट्रिन के बारे में स्पेशली बोल रहे थे कि स्मेल वगैरह उसको स्टिमुलेट कर देता है, लेकिन ये CCK का जो स्टिमुलेशन है ये कौन करता है। तो आप बोलेंगे जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में फैटी एसिड आ जाएंगे, आप लोग बोलेंगे कि फूड आ जाएगा, फैट्स आ जाएंगे, लिपिड्स आ जाएंगे, तो वो यहाँ से कौन सा हार्मोन रिलीज़ करवा देंगे, CCK या कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन सिक्रीट करवा देंगे। चलो ठीक है कि ये स्टिमुलस था और ये सिक्रीट हो गया, तो ये सिक्रीट होके क्या करेगा, तो आप लोग बोलेंगे कि CCK cause the liver to increase its production of bile and cause the gallbladder to contract and release stored bile। अब ये जो CCK है ये क्या होगा, ये रिलीज़ हो जाएगा, सिक्रीट हो जाएगा, और ये लिवर को बोलेगा कि अब बाइल का प्रोडक्शन बढ़ा दो, और गाल ब्लेडर को बोलेगा कि आप कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ और बाइल क्या कर दो, रिलीज़ कर दो। मैं क्या बोल रहा हूँ कि बाइल का सिक्रीशन कैसे कंट्रोल हो रहा होता है। तो स्टेप नंबर 1 में स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फैटी एसिड आएंगे, वहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल में CCK बन जाएगा, CCK सीधे चला जाएगा लिवर के पास और गाल ब्लेडर के पास। लिवर को बोलेगा कि आप बाइल प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर दो, और गाल ब्लेडर को बोलेगा कि आपके पास जो बाइल ऐड हुआ, स्टोर हुआ है, उसको आप बाहर की तरफ क्या कर दो, रिलीज़ कर दो। सो बाइल का जो सिक्रीशन है वो हमने डिस्कस किया कि ऐसे कंट्रोल हो रहा होता है। वो कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया, लेकिन आप लोग डिस्कस करेंगे कि इसमें एक और हार्मोन का रोल भी आ जाता है, सिर्फ CCK का नहीं है, उसको हम बोलते हैं सेक्रेटिन। When acidic chyme, semi-digested food mixed with stomach acid enter the duodenum, endocrine cells release secretin। स्मॉल इंटेस्टाइन आप लोग डिस्कस करेंगे कि सिर्फ CCK नहीं सिक्रीट कर रहा होता, बल्कि सेक्रेटिन भी सिक्रीट कर रहा होता है। अब कोलिसिस्टोकाइनिन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था कि वो किस चीज़ की वजह से सिक्रीट हो रहा है, फैटी एसिड के आने की वजह से। तो सेक्रेटिन किस चीज़ की वजह से सिक्रीट हो रहा है, आप बोलेंगे एसिडिक फूड आने की वजह से। स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही एसिडिक काइम आएगा, एसिडिक फूड आएगा, तो सेक्रेटिन क्या हो जाएगा, वहाँ से रिलीज़ हो जाएगा, वहाँ पर सिक्रीट हो जाएगा। अब ये सेक्रेटिन क्या करेगा, सेक्रेटिन इज कैरीड बाय ब्लड टू द लिवर वेयर इट स्टिमुलेट्स बाइकार्बोनेट रिलीज इनटू द बाइल। आप लोग डिस्कस करेंगे कि ये वाला जो सेक्रेटिन हार्मोन है ये लिवर पे एक्ट करेगा और लिवर को इन्फॉर्म करेगा कि आपने सिर्फ और सिर्फ बाइल नहीं बनाना, बल्कि उसके साथ बाइकार्बोनेट भी बनाने हैं, ताकि क्या हो, ताकि pH को क्या किया जाए, रेगुलेट कर दिया जाए।
इन सेंटेंसेस को ये वाला सेंटेंस, ये वाला सेंटेंस, ये वाला सेंटेंस और ये वाला सेंटेंस, इसको बिल्कुल ऐसे ही याद रखिए कि फैटी एसिड जो है वो किस चीज़ के रिलीज़ को स्टिमुलेट करते हैं, सीसीके के रिलीज़ को स्टिमुलेट करते हैं। सीसीके फिर कहाँ एक्ट करता है, बाइल प्रोडक्शन इंक्रीज़ करता है और गाल ब्लैडर को कंट्रैक्ट करता है ताकि बाइल रिलीज़ हो। एसिडिक काइम की वजह से क्या सिक्रीट हो रहा है, सेक्रेटिन। सेक्रेटिन क्या कर रहा है, वो लिवर को बताता है कि आप सिर्फ बाइल ना रिलीज़ करो बल्कि उसमें बाइकार्बोनेट आयन भी ऐड कर दो। उससे प्लस पॉइंट ये हो जाएगा कि आप लोग बोलेंगे पीएच को मेंटेन करने में आसानी हो जाएगी। सो ये बाइल का क्या है, सिक्रीशन हमने डिस्कस किया। अब हमने ये बात करनी है कि जो पैंक्रियास का सिक्रीशन है उसको कौन कंट्रोल करता है, कैसे कंट्रोल किया जाता है। जो पैंक्रियास से चीज़ें निकल आती है, पैंक्रियाटिक जूस। The secretion of pancreatic juice is controlled by two hormone, secretin and cholecystokinin. Exactly वही हार्मोन आप लोग डिस्कस करेंगे कि वो सिर्फ और सिर्फ बाइल को नहीं कंट्रोल करते सिक्रीशन को, बल्कि पैंक्रियाटिक जूस के सिक्रीशन को भी क्या कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं। These hormones are produced by wall of the duodenum, which is the first part of small intestine. मैंने वहाँ पर भी लिखा था, यहाँ दोबारा लिखा है कि ये हार्मोन सेक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन कहाँ से आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से ही रिलीज़ हो रहे होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में एंडोक्राइन सेल्स होंगे, वहाँ से रिलीज़ होंगे। When acidic chyme as well as protein, fats and vitamins enter the duodenum from the stomach, the cells in the lining of the duodenum detect these substances. जिस तरह मैंने वहाँ पर बोला ना कि एसिडिक काइम एंटर हो गया तो उसने क्या कर दिया, सेक्रेटिन सिक्रीट कर दिया। इसी तरह वही सेंटेंस दोबारा मैंने लिखा है डिफरेंट अंदाज में कि जब भी फूड आता है कहाँ से आता है, स्टमक से आ जाता है, तो ये जो हार्मोन्स है ये क्या होते हैं, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज़ हो जाते हैं। इन रिस्पॉन्स दे रिलीज सेक्रेटिन एंड सीसीके। जिस तरह मैंने बोला था कि सीसीके जो है वो किस चीज़ की वजह से, फैटी फूड की वजह से, और सेक्रेटिन एसिडिक फूड की वजह से। समझो कि ऊपर जो मैंने चीज़ें लिखी है वो दोबारा रिपीट हो गई, लेकिन असल में वो सिक्रीशन ऑफ बाइल है, ये पैंक्रियाज है, तो थोड़ा सा डिफरेंट करने की इस वजह से मैंने कोशिश की है क्योंकि बुक के अंदर डिस्कस किया है। अब ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं, सेक्रेटिन और सीसीके क्या करते हैं। पैंक्रियाटिक जूस हैज़ टू इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स। ये देख लो कि इन रिस्पॉन्स दे रिलीज सेक्रेटिन एंड सीसीके इनटू द ब्लड स्ट्रीम। अब ये जो दोनों के दोनों हार्मोन्स है ये क्या करेंगे, ये पैंक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करेंगे। उस पैंक्रियाटिक जूस के अभी भी हमने पढ़ा दो कंपोनेंट्स है, कौन कौन से, ये एक एक्वस कंपोनेंट होता है और दूसरा हमने डिस्कस किया था कि एंजाइमेटिक कंपोनेंट होता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि एक एक्वस कंपोनेंट होगा और एक एंजाइमेटिक कंपोनेंट होगा। ज़रूरी बात एमसीक्यूज़ के लिए यहाँ जो आपको पता होनी चाहिए कि पैंक्रियास में जो एक्वस कंपोनेंट है जिसमें बाइकार्बोनेट पार्ट होता है वो कहाँ से सिक्रीट होते हैं, तो उसके लिए पैंक्रियास के अंदर अलग सेल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं डक्ट सेल्स, और जो एंजाइमेटिक रिच कंपोनेंट होता है उसके लिए पैंक्रियास में अलग सेल्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं एसएनआर सेल्स। एसएनआर सेल्स आप लोग डिस्कस करेंगे कि वो अलग है, डक्ट सेल्स अलग है। एसएनआर सेल्स एंजाइम्स रिलीज़ करेंगे और डक्ट सेल क्या करेंगे, वो एक्वस जो कंपोनेंट है वो रिलीज़ करेंगे। अब ये दोबारा रिपीट होना है। ये एक्वस कंपोनेंट क्या करेगा, आप लोग डिस्कस करेंगे कि ये सेक्रेटिन की वजह से स्टिमुलेट हो जाएगा, रेगुलेट हो जाएगा, और ये बाइकार्बोनेट इसके अंदर जो मौजूद है वो पीएच को मेंटेन करेंगे। जो पहले भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि सेक्रेटिन ने इसको स्टिमुलेट कर दिया और बाइकार्बोनेट ने पीएच को क्या कर दिया, मेंटेन कर दिया। जो एसएनआर सेल्स होते हैं इसने एंजाइम सिक्रीट कर दिए। कौन से एंजाइम सिक्रीट कर दिए, जो अभी आप लोग पढ़ चुके हैं, एमाइलेज, लाइपेज और प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स। वो सारे के सारे एंजाइम्स क्या करेंगे, डाइजेशन का प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में करना शुरू कर देंगे। आसान सा है, असल में कंसेप्ट्स बार बार रिपीट हो गए हैं, तो इस वजह से जहाँ जहाँ आप लोगों को कन्फ्यूजन होगी वो मुझे आप लोग डिटेल में पूछ ले। बेशक पूरा जो है बुक से आप लोग बोले कि इस बुक पेज में ये पॉइंट एक्सप्लेन कर दे, ये वाला लाइन एक्सप्लेन कर दे, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है वो आप लोग डिस्कस कर ले। बाकी अगर आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं तो ज़रूर कर ले। मसले है तो वो डिस्कस करने हैं, ऐसे नहीं आराम से बैठना। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर का। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।